2014 में अमेरिका में 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी एंड इन सब में से सिर्फ 4,000 के करीब ऐसे लोग थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन या उससे ज्यादा थी। एंड इन्हीं 4,000 मल्टी मिलियनर में से एक इंसान था, वो था रोनाल्ड रीड, जिसने अपनी डेथ के बाद $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए छोड़े एंड $6 मिलियन चैरिटी के लिए डोनेट कर दिए। रोनाल्ड रीड का मिलियनर स्टेटस अपने आप में स्पेशल एंड यूनिक इसलिए था क्योंकि रोनाल्ड ने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक का काम किया एंड 17 सालों तक सफाई करने का काम किया एंड उसने $12,000 सेव करके 38 साल की एज में 2 बेडरूम हाउस खरीदा एंड वो 2014 तक दैट इज 92 की एज होने तक उसी घर में रहा। देखो दोस्तों, गैस स्टेशन में मैकेनिक का काम करना, फ्लोर्स की सफाई करना, ये काम बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बट इन जनरल ये प्रोफेशंस हाई पेइंग इनकम प्रोफेशंस नहीं है। सो अब मेन एंड क्यूरियस क्वेश्चन है कि इन सभी लो पेइंग जॉब्स करने के बाद भी रोनाल्ड रीड मल्टी मिलियनर कैसे बन गया, जबकि उसको लाइफ में ना कोई लॉटरी लगी थी एंड ना ही एक भी डॉलर उसे विरासत में मिला था। तो फिर रोनाल्ड मिलियनर कैसे बना? द आंसर इज अपनी इनकम में से एक पोर्शन को डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ सालों तक सेव कर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रोनाल्ड रीड एक सफाई कर्मचारी एंड गैस स्टेशन मैकेनिक से मल्टी मिलियनर बन गया। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड ऑन दी अदर हैंड, जब रोनाल्ड रीड की 2014 में डेथ हुई, उसके 5-6 महीने पहले एक शख्स का नाम बहुत ज्यादा न्यूज में पॉपुलर हो रहा था। वो इंसान था रिचर्ड फुस्कॉन। रिचर्ड फुस्कॉन के पास वो सब कुछ था, दैट इज एवरीथिंग, जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। रिचर्ड एक हार्वर्ड ग्रेजुएट एंड MBA फाइनेंस की डिग्री के साथ एक हायर सक्सेसफुल करियर के साथ मैरिल लिंच से सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से 40 की एज में ही रिटायर हो गया था। मैरिल लिंच के फॉर्मल CEO डेविड कुमास्की रिचर्ड की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। गेन्स बिजनेस मैगजीन ने तो रिचर्ड फुस्कॉन को 40 अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया था। एंड इसी फाइनेंशियल सक्सेस एंड करियर ग्रोथ के चलते रिचर्ड ने 2005 के समय 18,000 स्क्वायर फीट का बंगलो, जिसमें 11 बाथरूम्स थे, 2 एलिवेटर्स, 2 पूल्स, 7 गैरेज के साथ अमेरिका के एक पॉश इलाके में बहुत ही भारी लोन पर खरीदा। एंड उस बंगलो के मंथली मेंटेनेंस का खर्च $90,000 था, जिसको इंडियन रुपीस में देखें तो वो होते हैं 60 लाख रुपए 2014 के हिसाब से। एंड रिचर्ड की लाइफ में सब कुछ ऐसे ही हंसी खुशी एंड बढ़िया चल रहा था, बट फिर आया 2008 का सबप्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया के 90% लोगों को फाइनेंशियली हिला दिया एंड वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर देश की स्टॉक मार्केट जो कि पीक पर थी उसको जमीन पर लाकर पटक दिया। एंड इसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिचर्ड भी बच नहीं पाया। जो भी उसने लोन पर दुनिया के सामने एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल होने की एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजनल इमेज बनाने के लिए इनकम कंज्यूमिंग लाइबिलिटीज खरीदी हुई थी, वो उसका सारा एम्पायर इस क्राइसिस के दौरान मिट्टी में मिल गया। उसकी एक्टिव इनकम एब्सोल्युटली जीरो हो गई एंड वो लाइबिलिटीज की EMI चुका नहीं पाया। एंड फाइनली उसने बैंक्रप्सी जज के सामने बोला, आई करंटली हैव नो इनकम, नो एसेट्स एंड ओनली लेफ्ट विद ह्यूज लाइबिलिटीज। एंड बैंक्रप्सी से डील करने वाले कोर्ट ने एक एक करके उसका सारा कुछ जो उसने दिखावे के लिए लिया हुआ था, लाइक पाम बीच होम, बिग बंगलो, एक्सोटिक कार्स, सब कुछ नीलाम कर दिया। एंड दोस्तों, रोनाल्ड रीड के पास किसी भी तरह की कोई भी बड़ी बड़ी फाइनेंस की डिग्रीज नहीं थी, फिर भी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टी मिलियनर बन गया। एंड ऑन दी अदर हैंड, रिचर्ड फुस्कॉन, जिसने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस स्कूल से फाइनेंस की डिग्रीज हासिल करी थी एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हाई पेइंग जॉब्स करने के बाद भी वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से फाइनेंशियली मिजरेबल कंडीशन में चला गया एंड फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों, इससे हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलता है, दैट इज फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट या हार्ड साइंस नहीं है। आपके पास एकेडमिक फाइनेंस की कितनी डिग्रीज या डिप्लोमाज हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज ए सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी इस दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कोई गैस स्टेशन मैकेनिक, प्लम्बर, स्वीपर एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से हार्ट सर्जरी कर दे एंड बड़े बड़े हार्ट सर्जन्स को आउट परफॉर्म कर दे उनके प्रोफेशंस में बिना मेडिकल फील्ड की डिग्री लिए हुए। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि ऑटो ड्राइवर, रिक्शा पुलर बिना किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस, रियल स्टेट की एब्सोल्युटली जीरो नॉलेज होने के बाद एक बेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग स्काई स्क्रैपर का आर्किटेक्चर डिजाइन बनाकर बड़े बड़े वर्ल्ड के रिनाउंड आर्किटेक्ट्स को आउट परफॉर्म कर दे उनके प्रोफेशन में। बट किसी लो पेइंग प्रोफेशन में इंसान काम कर रहा है
एंड उसके पास रियल फाइनेंशियल एजुकेशन है, पेशेंस है, दिमाग में कामनेस है, सेंस ऑफ कंट्रोल है। वो 100% एक ऐसा इंसान जो कि हाई पेइंग प्रोफेशन में है एंड बहुत ज़्यादा कमा रहा है, उसको इन्वेस्टिंग में आउट परफॉर्म कर सकता है, उससे ज़्यादा अमीर हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार देखा है। सो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं इस डेकेड की सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एंड वैल्यूएबल फाइनेंस से रिलेटेड बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के पीछे की जो कोर थॉट प्रोसेस है एंड जो फंडामेंटल बेस है वो इन दोनों लाइनों के ऊपर टिका है, दैट इज मनी हैज़ अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। ये बुक किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल टेक्निक नहीं बताती। ये बुक आपका जो बिहेवियर है फाइनेंस, मनी, इन्वेस्टिंग के प्रति, उस पर फोकस करती है। एंड एक बहुत ही वैल्यूएबल कोट है, पर्सनल फाइनेंस इज 95% पर्सनल बिहेवियर। सो दोस्तों, इस बुक को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1 है नो वन इज क्रेजी। डिफरेंट जनरेशंस में पैदा हुए लोग, डिफरेंट इकोनॉमीज में बड़े हुए लोग, डिफरेंट माँ बाप द्वारा पाले गए जिनके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट इनकम एंड एब्सोल्युटली डिफरेंट कंडीशनिंग एंड थॉट प्रोसेस था। एंड इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर कर कर ही किन्हीं दो लोगों का माइंडसेट, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एंड फीलिंग पैसों से रिलेटेड एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एंड दोनों को जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिफरेंटली एक्ट करते हैं। जो एक पर्सन को बेवकूफ़ी लगती है, उसी डिसीजन को दूसरा इंसान समझदारी कहता है। इसलिए ऑथर भी कहते हैं योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेकअप मे बी 0.00001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से बार ग्राफ चार्ट्स के थ्रू एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन के साथ ये प्रेजेंट तो कर सकते हैं कि कितने लोगों की कोरोना वायरस के चलते नौकरी चले गई, कितनों के बिजनेस डूब गए एंड कितने लोग फाइनेंशियली पूरी तरह से स्ट्रेस में आकर बैंकरप्ट हो गए। बट जस्टिन, जो कि एक कंपनी में जॉब करता है, उसने लोन लेकर अपने और अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा था जिसकी EMI उसे हर महीने चुकानी ही चुकानी है। एंड उसके ऊपर बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन एंड और कई जिम्मेदारियां हैं परिवार की। एंड वो अपने घर में अकेले ही कमाने वाला है। ऐसे केस में अचानक से कोविड आया एंड जस्टिन की जॉब चले गई एंड वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गया एंड उसकी एक्टिव इनकम पूरी तरह से रुक गई। एंड उसके पास अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव करने के लिए घर में लिमिटेड सेविंग्स एंड लिमिटेड राशन है। एंड जस्टिन घर में बैठा अपने परिवार को देख रहा है एंड बीवी, बच्चे एंड माँ बाप को देखते वक्त वो क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है अंदर से, इन सब फीलिंग्स को पाई चार्ट, ग्राफ्स या किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सम लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड। एंड जस्टिन का जो एक्सपीरियंस था कोविड के टाइम पैसों से रिलेटेड, वो मुकेश अंबानी के बेटे का नहीं था। एंड इन दोनों के सामने जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन आएगा तब वो डिसीजन प्योरली एंड 100% मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, चार्ट्स एंड मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पर नहीं होगा। उस डिसीजन में जो सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा वो है इन दोनों का पर्सनल एंड लाइफ एक्सपीरियंस विद फाइनेंस एंड मनी। एंड ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस किसी एक्सेल शीट पर कैलकुलेशंस करके नहीं लिए जाते। बड़े बड़े कॉलेजेस एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सालों तक फाइनेंस के ऊपर पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने के बाद भी ज्यादातर लोगों के मेजॉरिटी फाइनेंशियल डिसीजंस डिनर टेबल या कंपनी की किसी रैंडम मीटिंग में लिए जाते हैं। एंड इन सभी डिसीजंस में जो सबसे मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं वो है ईगो, ग्रीड, प्राइड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी। सो नो वन इज क्रेजी, वी ऑल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ओन यूनिक एक्सपीरियंसेस that seem to make sense to us in a given moment. Now the second part is never enough. एक बार की बात है, USA में शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनर ने बहुत लेविश पार्टी थ्रो करी थी एंड उस पार्टी में बहुत से हाई प्रोफाइल लोग इनवाइटेड थे एंड एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल कैच 22 के ऑथर जोसेफ हेलर भी इनवाइटेड थे। एंड उसी पार्टी में एक शख्स ने हेलर से कहा, इस पार्टी का होस्ट जो कि एक हेज फंड मैनेजर है, उसने एक दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने तुमने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे नॉवल एंड बुक्स लिखकर। एंड देन जोसेफ हेलर ने बड़े प्यार से एंड स्माइल के साथ उस इंसान को रिस्पॉन्ड किया कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस बिलियनर के पास नहीं है एंड वो है दैट इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक साधु एक राजा के पास गए। राजा के पास जाकर साधु ने फरियाद करी कि मेरे पास एक छोटा सा मटका है, आप कृपा करके इसमें सिक्के डालकर इसे भर दें। राजा बड़ा हैरान हुआ एंड साधु की तरफ देखकर घमंड से बोला, हे साधु महाराज,
आप ये क्या मांग रहे हो? आप कहें तो एक छोटा मोटा शहर आपके नाम कर देते हैं। फिर साधु बोले, नहीं महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा बस ये मटका भर दो। फिर राजा ने अपने वजीर को आदेश देकर बोला कि साधु महाराज के इस मटके को सोने के सिक्कों से भर दो। अपने वजीर को ये हुक्म देकर राजा दरबार में से चला गया। एंड कुछ टाइम बाद जब वजीर घबराया हुआ राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे राजन, पूरे राज्य का सारा सोना, सारे हीरे जवाहरात खत्म हो गए उस साधु का मटका भरते भरते, लेकिन वो मटका ऐसा जादुई मटका है कि चाहे जितना भी उसमें डाल लो वो भरता ही नहीं है। एंड इसको देखकर राजा का सारा घमंड टूट गया। एंड उसने साधु महाराज के सामने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे साधु महाराज, हमें क्षमा कर दो, हम आपके इस मटके को भरने में नाकाम हो गए हैं, और जाते जाते साधु महाराज जी हमें बता दो ये जादुई मटके का राज। फिर साधु महाराज ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि ये मटका कोई आम मटका नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी है जो कभी भी भरती नहीं है। ह्यूमन डिजायर्स आर लाइक बॉटमलेस पिट। एंड डिजायर्स एंड ग्रीड से भरी हुई एक स्टोरी है जिससे हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेगा। वो स्टोरी है रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता कोलकाता इंडिया में जन्मा एक लोअर मिडिल क्लास लड़का था जो वक्त के साथ मेहनत करता गया। एंड वक्त बीतने के साथ साथ कोलकाता में पैदा हुआ एक गरीब लड़का मैकेंजी, जो कि इस वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है, उसका सीईओ बन गया। एंड मैकेंजी का सीईओ बनने के साथ साथ रजत 5 पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल था। एंड यूनाइटेड नेशंस फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड बिल गेट्स की एनजीओ बिल एंड मिलिंडा गेट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। एंड 2008 तक पहुंचते पहुंचते रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन के अराउंड हो गई, जिसको इंडियन करेंसी में वैल्यू करें तो अराउंड 700 करोड़ के करीब होंगे वो $100 मिलियन। बट रजत को लगता था कि वो अभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है। एंड इसी फीलिंग के चलते चलते अब सिलसिला शुरू हुआ ग्रीड का। रजत गुप्ता अपने इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल सक्सेस के चलते एक बार गोल्डमैन सैक, जो कि वर्ल्ड की टॉप लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गया। एंड 2008 के फाइनेंशियल सबप्राइम क्राइसिस के साथ गोल्डमैन सैक बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। एंड इसी दौरान मिस्टर वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा। एंड गोल्डमैन सैक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डील फाइनल भी कर ली। एज पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, ये एक मैंडेटरी रूल है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी किसी भी तरह का कोई फंड रेज करने के लिए डील करती है तो उस डील फाइनलाइज होने के इमीडिएटली बाद स्टॉक एक्सचेंज को रिटर्न में इंटीमेट करना होता है उस डील के बारे में। एंड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट ना करना एक इलीगल एक्टिविटी है। एंड उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था रजत गुप्ता, जिसको इस डील के बारे में सारा कुछ पता था। गुप्ता जानता था कि जब ये खबर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पब्लिक होगी कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो गोल्डमैन सैक की शेयर प्राइस गारंटीड इंक्रीज होगी। एंड उसने गोल्डमैन सैक एंड वॉरेन बफेट की डील होने के कुछ ही मिनट बाद एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को ये टिप दे दी। एंड राज ने गोल्डमैन सैक के इमीडिएटली 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। एंड जैसे ही गोल्डमैन सैक एंड वॉरेन बफेट की डील स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पब्लिक हुई, उसके साथ ही गोल्डमैन सैक की शेयर प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। एंड रजत गुप्ता ने ग्रीड में आकर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा इलीगल वे अपनाया इजी मनी कमाने के लिए। एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके $17 मिलियन अर्न करे सिर्फ इसी एक डील से। एंड बाद में होना क्या था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC, जो कि यूएस कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है एंड एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता चल गया इस इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। एंड रजत गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया एंड उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगाया। एंड कोर्ट ने रजत गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई। एंड उसने इतने साल काम करके अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी इज्जत कमाई थी वो सब मिट्टी में मिल गई। एंड ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से। एंड ये सिर्फ रजत गुप्ता की बात नहीं है, बर्नी मैडॉफ, विजय माल्या, नीरव मोदी एंड ना जाने इन जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में। एंड आप देखोगे इन सब लोगों में 2 चीजें कॉमन है। फर्स्ट, ये सब लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करने से पहले ही बहुत ज्यादा अमीर थे, मल्टी मिलियनर थे। एंड सेकंड, ये सब लोग बहुत ही स्ट्रांगली फील करते थे दैट दे डोंट हैव इनफ। इन सब लोगों की बात करें तो मल्टी मिलियनर होने के बाद भी एंड सिर्फ और सिर्फ इस एक फीलिंग की वजह से दैट इज नॉट हैविंग इनफ, जो था वो भी चला गया। लाइक पैसा भी गया, इज्जत भी गई, नाम भी डूब गया एंड ऊपर से कलंक लग गया जिंदगी भर के लिए। एंड वॉरेन बफेट भी इस पर बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड।
एंड दोस्तों, कुछ लोगों के पास आज एंड कुछ लोगों के पास कल। अगर हम सब लोग अपने आप को पूरी तरह से फाइनेंशियली एजुकेट करें तो अबंडेंस में पैसा होगा ही होगा। एंड ज्यादा पैसे आने के बाद हम लोग भी ऐसी बेवकूफियां ना कर बैठें एंड अपना सब कुछ गवा दें, तो ऐसा हमारे साथ ना हो। इसके लिए ऑथर ने 4 पॉइंट बताए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं। फर्स्ट, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या है फाइनेंशियली? लाइक 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए या 500 करोड़ चाहिए? अपनी लाइफ कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज को एनालाइज करके अपना गोल सेट करो एंड उस अमाउंट को अचीव करने के बाद एम्बिशियस तो रहो बट कंटेंट और सेटिस्फाई भी रहो अंदर से। अगर 50 करोड़ का गोल सेट किया था एंड उसके ऊपर आप जो भी कमाओगे उसको भगवान के द्वारा दिया गया बोनस की तरह देखो। मोर मनी, मोर पावर, मोर प्रेस्टीज के पीछे भागो बट एक कामनेस, कंटेंटमेंट एंड इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ। सेकंड, सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हेयर। एक जॉब कर रहे इंसान को जिसकी सैलरी 10,000 है, उसको 50,000 सैलरी वाला अमीर लगता है एंड 50,000 सैलरी वाले को 2 लाख रुपए सैलरी पाने वाला अमीर लगता है एंड 2 लाख रुपए सैलरी पाने वाले को उस कंपनी का सीईओ जिसकी नेटवर्थ $10 मिलियन है वो अमीर लगता है एंड जिस फाउंडर एंड सीईओ की नेटवर्थ $10 मिलियन है उसको $100 मिलियन वाला फाउंडर अमीर लगता है एंड $100 मिलियन की नेटवर्थ वाले इंसान को $1 बिलियन की नेटवर्थ वाला इंसान अमीर लगता है एंड ये खेल चलता ही जाता है। बट ज्यादातर लोग कहते हैं कि कंपैरिजन में आप कभी जीत ही नहीं सकते, बट इस बुक के ऑथर बताते हैं कि आप कंपैरिजन में 100% जीत सकते हो। किसी भी कंपैरिजन में जीतने का सबसे बेस्ट एंड गारंटेड वे है कि आप किसी से भी अपना कंपैरिजन करो ही ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अपनी मीन्स अपनी। थर्ड पॉइंट है, इनफ इज नॉट टू लिटल। अगर आपने 1 करोड़ का गोल बनाया या 5 करोड़ का या किसी भी अमाउंट का, अपने दिमाग में हमेशा इस चीज को याद रखना कि वो कम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए भी हो गई ना एंड आपके पास उस 5 करोड़ को सेंसिबली यूटिलाइज एंड ग्रो करने की फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो इस अमाउंट में आप इस दुनिया की 99.999% लग्जरी एंजॉय कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री माइंड के साथ। सो बी सेटिस्फाइड विद योर इनफ। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी रेपुटेशन जो आपने सालों मेहनत करके कमाई है, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस, इन सब चीजों को रिस्क पर डालकर ग्रो करना मीन सुसाइड करने के बराबर है। करियर में ग्रो करते टाइम ऑलवेज एंड ऑलवेज इंश्योर कि आपके लाइफ के इन एस्पेक्ट्स पर तो नहीं कोई नेगेटिव असर पड़ रहा। एंड नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप बिजनेस करके हमारी इंडिया की ग्रोथ में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप खुद, आपका माइंडसेट, आपके स्किल्स एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद आप जो बेच रहे हो दैट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का, दैट इज बिजनेस के कंप्लायंसेस। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने पर फोकस करने की जगह, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंप्रूव करने की जगह बिजनेस के कंप्लायंसेस में ही उलझ कर रह जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेज, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम टैक्स नोटिस मैनेजमेंट, जीएसटी नोटिस हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस एंड ना जाने और बहुत कुछ। एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो आपके टर्नओवर दैट इज सेल्स पर डिपेंडेंट है। एंड दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो उसकी प्राइसिंग है ये। एंड इनमें से किसी भी सर्विस को ऑप्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो एंड हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स आपके केस को डिटेल में समझकर पूरी डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। आज 2022 को वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी टोटल नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, बट इन $100 बिलियन की वेल्थ में से 99% वेल्थ उन्होंने अपने 50th बर्थडे के बाद कमाई है
एंड जबकि उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की एज से ही स्टार्ट कर दी थी। एंड वॉरेन बफेट ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्या टेक्निक लगाई, उन्होंने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया, वो इतने अच्छे इन्वेस्टर कैसे बने, इन टॉपिक्स पर 2000 से ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं। बट इनमें से एक भी बुक ऐसी नहीं है जो कि रियल एंड एब्सोल्यूट रीज़न बताती है कि वॉरेन बफेट ने $billion की वेल्थ जनरेट करी स्टॉक मार्केट से। उसके पीछे कोर एंड मेन रीज़न क्या है। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, एब्सोल्युटली राइट, बट ये मेन रीज़न नहीं है उनकी वेल्थ जनरेट करने के पीछे। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, वो तो है ही, बट वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं 75 सालों से। ये है मेन रीजन वॉरेन बफेट के $billion वेल्थ जनरेट करने के पीछे। एंड अगर वॉरेन बफेट ने 11 की जगह 30 साल में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी होती तो उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से 99.99% घटकर ओनली $11.9 बिलियन होती। वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टिंग है, बट असल कंपाउंडिंग का जादू टाइम ने किया था। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिम साइमंस का। जिम साइमंस यूएस के एक हेज फंड रिनाइसेंस टेक्नोलॉजीज के हेड हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली 1988 से लेकर अब तक 66% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड वॉरेन बफेट ने 22% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जनरेट किया, जिम साइमंस के रिटर्न का 1/3। बट वॉरेन बफेट की नेटवर्थ है $100 बिलियन एंड जिम साइमंस की नेटवर्थ है $29 बिलियन। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 1/3 से भी कम, वो भी उनसे 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमाने के बाद। इस डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन है टाइम। बफेट 75 सालों से 22% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं एंड साइमंस को अभी 30 साल हुए हैं 66% रिटर्न जनरेट करते हुए। एंड अगर साइमंस बफेट की तरह 75 सालों तक 66% रिटर्न जनरेट कर रहे होते तो आज उनकी नेटवर्थ बफेट से 80 लाख गुना ज्यादा होती। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आप जितनी देर करोगे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए, उतना ही आपका कंपाउंडिंग का लॉस होगा। सो जस्ट सेव एंड इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। एंड पार्ट नंबर 4 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जस्टिन एंड जेन ने दोनों ने 2010 में एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करी एंड दोनों की एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब लग गई। जेन अपनी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अपनी सेल्फ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी फोकस करता। वो पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखता एंड बुक के डेली 20 पेजेस रीड करता। डेली मीन्स डेली विदाउट फेल। एंड जेन उस 1 लाख में से 40% सेव करता हर महीने एंड उस सेव किए हुए पैसों को इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करता। एंड ऑन दी अदर हैंड जस्टिन योलो थ्योरी में बिलीव करता है, दैट मीन्स यू लिव ओनली वंस। जस्टिन को लगता है कि जिंदगी एक बार ही तो मिली है, मौज मस्ती ना करें तो क्या करें फिर। सो जस्टिन ऑफिस के बाद ऑलमोस्ट हर दिन पार्टी करता एंड अपनी मेजॉरिटी इनकम लाइबिलिटीज खरीदने में स्पेंड कर देता एंड एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड बनाता रहता एंड उसका बैलेंस दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करता रहता। एंड जेन को सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग करने पर उसका मजाक उड़ाता एंड उसको बोलता कि ये क्या बेवकूफ़ी है। एंड ऐसा करते करते 10 साल बीत गए एंड फिर आया कोविड-19 मार्च 2020 में, जिसने पूरी दुनिया को फाइनेंशियली हिलाकर रख दिया। एंड इस पेंडेमिक से जस्टिन एंड जेन भी नहीं बच पाए, दोनों की जॉब चली गई। दोनों के ऊपर इस इंसिडेंट का 100% एंड एब्सोल्युटली डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ। जस्टिन की फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह से मैस हो गई। उसके पास सेविंग्स, इमरजेंसी फंड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था 10 साल काम करने के बाद भी। एंड जस्टिन पूरी तरह होम लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड के डेट के नीचे दबा हुआ था एंड बैंक्स, एनबीएफसीज को डेस्परेट होकर कॉल कर रहा था एडिशनल लोन के लिए ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई चुका पाए। एंड ऐसा करते करते वो एंजाइटी से भर चुका था पूरी तरह से। एंड ऑन दी अदर हैंड जेन की फाइनेंशियल एजुकेशन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसने 10 सालों में इतनी ज्यादा सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग कर ली थी, उसके पास अपनी इनकम के 12 मंथ्स के बराबर का इमरजेंसी फंड था। एंड उसने जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसके रिटर्न्स की फॉर्म में उसको हर मंथ 80,000 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते थे। जेन पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री था। वो अपनी जॉब पर अपने रेगुलर एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 1% भी डिपेंडेंट नहीं था। जॉब वो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए कर रहा था, मजबूरी में नहीं। इसलिए जॉब जाने की वजह से जेन को कुछ फर्क नहीं पड़ा एंड वो आराम से लॉकडाउन में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता एंड एंजॉय करता। ये सब हुआ क्योंकि जेन ने अमीर दिखने की जगह अमीर बनने पर फोकस किया एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमीर बने रहने पर फोकस किया।
अपने दोस्तों एंड रिश्तेदारों के सामने लाइबिलिटीज फ्लॉन्ट कर कर शो ऑफ करने पर फोकस नहीं किया। अमीर बनने के तो मिलियन वेज हैं, बट अमीर बने रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, फ्रूगल लिविंग एंड कॉन्शियस सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अमीर बनने के बाद एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद भी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है एंड पैसों को संभालना एक कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली डिफरेंट स्किल है। फॉर एग्जाम्पल जेसी लिवरमोर, जिनका जन्म 1887 में यूएस में हुआ था, जिनको दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी कहा जाता था। एंड जेसी लिवरमोर ने 30 साल की एज तक $100 मिलियन कमा लिए थे ट्रेडिंग कर करके, वो भी 1920s में। एंड फिर आया 29 अक्टूबर 1929 का वो दिन जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला कर रख दिया, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एंड उसी एक दिन में यूएस स्टॉक मार्केट 75% से डाउन चला गया था एंड वॉल स्ट्रीट से बहुत सारी खबरें आने लगी कि कई सारे वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स ने सुसाइड कर लिया है लॉस की वजह से। एंड ये सारी खबरें सुनकर जेसी लीवर की वाइफ एंड उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा घबरा गए एंड वो बेसब्री से लिवरमोर के घर आने का वेट कर रहे थे। एंड जेसी लिवरमोर घर आए तो जैसा सब सोच रहे थे उसका कंप्लीट ऑपोजिट हुआ। जेसी लिवरमोर को उस दिन $3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, वो भी एक दिन में, क्योंकि लिवरमोर ने उस दिन शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था। शॉर्टिंग द शेयर्स को अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, मींस शेयर्स के प्राइस के डाउन जाने पर बैटिंग करना। एंड उस दिन ऐसा ही हुआ था। स्टॉक मार्केट क्रैश के कारण ऑलमोस्ट सारे शेयर्स डाउन थे एंड इसी पॉइंट पर लिवरमोर की बेट सही हो गई एंड इसी के साथ ही वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आ गए। पहले $100 मिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचना एंड फिर $1 बिलियन कमाकर रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आना। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जेसी लिवरमोर पैसा कमाने में मास्टर थे। बट ये $1 बिलियन की स्टोरी बहुत फेरी टेल सी लग रही है, अ कंप्लीट हैप्पी एंडिंग, बट रियलिटी में जो हुआ वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। जेसी लिवरमोर का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। उन्होंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हैवी बेट्स एंड हाई लीवरेज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर हुआ लॉसेस का सिलसिला चालू एंड जेसी लिवरमोर ने अपने सारे $1 बिलियन तो उड़ा ही दिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एंड ऊपर से कर्जा इतना ज्यादा ले लिया कि वो पूरी तरह से डेट ट्रैप में फंस गए। एंड इवेंचुअली 1933 के एक दिन को जेसी लिवरमोर ने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। जेसी लिवरमोर में पैसे कमाने की तो स्किल थी, बट पैसों को संभालने में वो बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हुए। इस रियल लाइफ इंसिडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि पैसा कमाना, अमीर बनना एक अलग स्किल है एंड पैसों को संभालना एंड अमीर बने रहना एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पहली स्किल हो उसके पास दूसरी स्किल भी हो। एंड पैसों को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने हैं, अपने फाइनेंसेस, अपनी इनकम की प्रॉपर बजटिंग करना एंड अपने खर्चों को हमेशा ही इनकम से कम रखना। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, फॉर्चुनेटली करने में भी उतना ही इजी है। बट हमारी ब्रेन की ये प्रॉब्लम है कि हमें इजी चीजें पसंद नहीं आती। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक से फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है एंड इस पर ओयो रूम्स के फाउंडर भी बहुत वैल्यूएबल बात कहते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोट भी है कि सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें खोजना चाहें तो बहुत आसान है, बट जो सिंपल चीजें खोजना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इस दुनिया में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता, दैट इज फ्रीडम। पैसों से जो आप सबसे कीमती चीज खरीद सकते हो, जिससे इंपॉर्टेंट, जिससे कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो मेरी भी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी है एंड अंतिम सांस तक रहेगी। एक ऐसी चीज जो जिसके पास हो उस इंसान का खुश रहना इनएविटेबल है, वो है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम बॉसेस, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक वर्क कल्चर, फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल वरीज, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम 99.9% रीजंस which causes stress to human beings। पैसों की जो कोर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। ऑगस्ट कैम्पबेल, जो कि यूएस में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सालों तक हैप्पीनेस पर रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एंड फुल सेंस ऑफ कंट्रोल था, कंट्रोल ओवर व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विद द पीपल यू वांट टू, वो ही लोग सबसे ज्यादा खुश थे। अपने समय पर कंट्रोल आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद ही पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
एलेक्स एंड जेम्स दोनों दोस्त हैं एंड दोनों की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है। एलेक्स ने 10th क्लास में 95%, 12th क्लास में 92% एंड ग्रेजुएशन में भी कॉलेज में टॉपर। एंड ऐसा करते करते एलेक्स श्योरली एक एकेडमिकली लिटरेट था एंड एक ए स्टूडेंट था एंड वक्त के साथ उसकी एक MNC कंपनी में जॉब भी लग गई। एंड एलेक्स एकेडमिकली लिटरेट तो था बट एलेक्स एकेडमिकली ही लिटरेट था एंड फाइनेंशियली पूरी तरह से इलिटरेट था। एंड यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी भी रिच डैड पुअर डैड में बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं, अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट। एंड इन द सेम वे एलेक्स की फाइनेंशियल लिटरेसी एब्सोल्युटली जीरो थी। एलेक्स अपनी इनकम का मेजॉरिटी पोर्शन अननेसेसरी थिंग्स पर, लाइबिलिटीज खरीदने पर खर्च कर देता एंड क्रेडिट कार्ड से भी लोन लेकर पैसे खर्चता रहता। एंड ऐसा करते करते एलेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ उसके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स ही थे बट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड एलेक्स पूरी तरह से अपनी उस जॉब पर डिपेंडेंट था एंड एलेक्स से वो कंपनी रात के 10-10 बजे तक रोक कर दबा कर काम करवाती। एंड एलेक्स ने अपने ऊपर इतनी लाइबिलिटीज चढ़ा रखी थी कंज्यूमर लोन्स की कि वो जॉब छोड़ने का सोचकर ही वो एंग्जाइटी से भर जाता। एंड इस वजह से ऑफिस के स्ट्रेस के कारण उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब होने लगी। वो अपनी फैमिली को जो भी रिक्वायर्ड टाइम बनता था वो भी नहीं दे पाता एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो एक दूर के सपने की तरह था उसके लिए। एंड फाइनली एलेक्स एक एम्प्लॉय बनने गया था बट कॉर्पोरेट स्लेव बनकर रह गया। एंड एलेक्स का अपने टाइम पर एब्सोल्युटली 0% कंट्रोल था एंड सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। एंड नाउ ऑन दी अदर हैंड जेम्स ने भी अपनी एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छे से करी एंड एक अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास करी बट जेम्स का प्राइम फोकस एकेडमिक एजुकेशन पर नहीं था, उसका मेन फोकस सेल्फ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर था। जेम्स डेली विदाउट फेल सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक के डेली 20 पेजेस रीड करता एंड ऐसा करते करते जेम्स 60 वैल्यूएबल बुक्स पढ़ चुका था। एंड इसके साथ ही उसका दिमाग इतना वेल फॉर्म्ड हो चुका था राइट एजुकेशन की वजह से कि वो दिमाग से पूरी तरह अमीर बन चुका था एंड बाहर की दुनिया में भी अमीर बनने की प्लानिंग कर रहा था। जो दिमाग से अमीर बन गया उसका बाहर की दुनिया में फाइनेंशियली अमीर बनना निश्चित है, दैट इज इनएविटेबल। एंड इसी नॉलेज के साथ जेम्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि जेम्स को लगता था कि वो बिजनेस के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। एंड बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा जा सकता है। एंड जेम्स ने अपनी सेलिंग स्किल्स को डेवलप करा एंड इसी के साथ ही जेम्स का बिजनेस टाइम के साथ बढ़ने लगा एंड बिना किसी इक्विटी फंड रेस के एंड बिना किसी डेट फंडिंग के जेम्स ने अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप करके स्टेप बाय स्टेप पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ ग्रो किया। एंड रेवेन्यू आते ही उसका मेजॉरिटी पोर्शन उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया एंड जो अपने आप को बिजनेस में से सैलरी दी उसमें से भी 40% सेव एंड इन्वेस्ट किया। एंड ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आ गया कि जेम्स की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की फॉर्म में जो पैसिव इनकम थी वो उसके एक्सपेंसेस से भी ज्यादा हो गई एंड जेम्स पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया एंड उसका अपनी लाइफ पर एंड अपने टाइम पर 100% कंट्रोल आ गया। एंड वो हर मंथ अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाता, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता एंड इसी के साथ ही वो अपनी हेल्थ पर भी पूरा फोकस करता। एंड इस सब प्रोसेस के बाद जेम्स अब पूरी तरह से अंदर से खुश था, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक की पोस्ट के ऊपर। सो जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो आप उन कामों को छोड़ सकते हो जो आपको पसंद नहीं है एंड उन लोगों को भी छोड़ सकते हो जिनके साथ आपको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इससे आपके पास फ्रीडम आ गई उन कामों को करने की, उन करियर ऑप्शंस पर काम करने की जो आपको पसंद है, जिनमें आपका डीप इंटरेस्ट है। सो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। सो कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। एंड नाउ पार्ट नंबर 6 है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो ऑथर मिड 2000s में लॉस एंजल्स के एक होटल में वैले की जॉब करते थे तब वहां पर रॉजर नाम का एक शख्स अपनी पोर्शे कार में आता था। पोर्शे दैट इज लग्जरी कार में आना अपने आप में एक साइन है कि रॉजर एक रिच इंसान था। बट एक दिन रॉजर एक पुरानी सेकंड हैंड होंडा कार में आया। ये देखकर ऑथर हैरान हो गए एंड उन्होंने रॉजर से पूछा कि आपकी ब्रांड न्यू पोर्शे कार कहाँ गई। तब रॉजर ने बताया कि वो बैंक वाले उठाकर ले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे उस कार की EMI भरने के लिए। एंड ये सब रॉजर ने बहुत ही कैजुअली एंड बिना किसी शर्म के बड़े आराम से ऑथर को कहा। तो फिर बाद में ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि रॉजर अकेला नहीं है फाइनेंशियली पुअर होते हुए अपने आप को अमीर दिखाने वाला।
पूरा लॉस एंजलिस ही रॉजर जैसे लोगों से भरा हुआ है। देखो दोस्तों, हमारे आसपास दो तरह के अमीर लोग होते हैं, एक जो एक्चुअल में अमीर होते हैं एंड सेकंड जो सिर्फ और सिर्फ अमीर दिखते हैं एंड एक्चुअल में वो पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए होते हैं। ये लोग लोन पर फैंसी लाइबिलिटीज खरीद लाते हैं, लाइक एक्सपेंसिव कार्स, गैजेट्स एंड डिजाइनर क्लोथ्स एक्सेट्रा, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही होता है कि इनके आसपास के लोग इनको अमीर समझें। बट लाइबिलिटीज फ्लॉन्ट करते हुए अंदर से यही लोग जानते हैं कि ये उन सब इनकम कंज्यूमिंग लाइबिलिटीज की EMIs कैसे पे कर रहे हैं। बट इन रियलिटी इस दुनिया में कोई भी इंसान इम्प्रेस नहीं होने वाला आपके मटेरियल पोजेशन से सिवाय आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोड पर हजारों बार मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर जैसी कार्स देखी होंगी, लेकिन आप मुझे बताओ, आपने ड्राइवर्स को कभी देखा है उन कारों में? या जब ऐसी लग्जरी कार आपके सामने आती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली ये सोचने लगता है कि जब ये कार मेरे पास होगी तब मेरे माँ बाप को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ उनके ऊपर मेरा इंप्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, मेरी इमेज सबके सामने सक्सेसफुल इंसान की एस्टेब्लिश हो जाएगी एंड फिर सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करेगी। हाँ, अमीर बनने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट एक लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हम्बलनेस, काइंडनेस एंड एम्पैथी से ही बनेंगे। एंड ऑथर यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी मत खरीदो। उनका पॉइंट यहाँ ये है कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोन पर मत खरीदो ये सब। एंड हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर करी हुई है। सो आप इस वीडियो को जरूर देखें इसके बाद। एंड हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट की बात करें तो वो है जस्ट सेव मनी। देखो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, GDP ग्रोथ रेट, नेशनल डेट, इन्फ्लेशन, ये सब हमारी वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बट ये सारे फैक्टर्स कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हैं। आप जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी अगले 5 सालों में कैसा परफॉर्म करेगी ये हम जज नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन रेट क्या होगा कंट्री में ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड देश एंड विदेश के फैक्टर्स तो बहुत दूर की बात है। हम हमारे पर्सनल लेवल पर आने वाले टाइम पर क्या इमरजेंसी आ सकती है हम उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते एंड ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारा सेविंग रेट। ज्यादातर लोगों के दिमाग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिथ होता है कि जब हाई इनकम होगी तब सेविंग स्टार्ट करूंगा। सेविंग्स करने से वेल्दी नहीं बना जाता, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स को फाइंड आउट करके उसमें इन्वेस्ट करके वेल्दी बना जाता है। इन्हीं बातों के चलते दोस्तों टाइम बीतता जाता है एंड ये सब फैक्टर्स, ये सब बातें हमको सेविंग्स करने ही नहीं देती। यू कैन बिल्ड वेल्थ विदाउट अ हाई इनकम बट यू हैव अ नो चांस ऑफ बिल्डिंग वेल्थ विदाउट अ हाई सेविंग रेट। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल के अकॉर्डिंग सेविंग्स करने के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं एंड ये तीनों बेनिफिट्स आपका सेविंग्स के प्रति परसेप्शन एंड आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदलने का दम रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पास्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम व्हाट यू नीड इज जस्ट व्हाट सिट्स बिलो योर ईगो। एक रीजनेबल इनकम के बाद अपनी लाइफ की फाइनेंस से रिलेटेड बेसिक नीड्स पूरी कर लेने के बाद इसके बाद अब आपका मेन टास्क है कि अब जो आपके अंदर टेम्पटेशन उठ रही है अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने की, उसको कंट्रोल करो। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये तो इक्वेशन वैलिड है ही, बट ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग इक्वेशन दी है, दैट इज सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करने का वो ये नहीं है कि अपनी इनकम को इंक्रीज करो, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर इनकम रेज योर ह्यूमिलिटी। एंड इस दुनिया में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इंस्पिरेशन है इस बात की, लाइक जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को मेंटेन भी कर रखा एंड ईयर ऑन ईयर उसको इंक्रीज किया एंड अपनी काइंडनेस, हम्बलनेस को भी हिलने नहीं दिया टाइम के साथ, वो है वॉरेन बफेट, सैम वॉल्टन एंड राधाकिशन दमानी जी। मैं चाहता हूँ आप गूगल पर, यूट्यूब पर बुक से इन लोगों को स्टडी करें। इनसे आपको फाइनेंस के साथ साथ और बहुत वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर टाइम इज एन अनसीन रिटर्न ऑन वेल्थ।
हम अपनी जो लिक्विड मनी है वो सेविंग बैंक अकाउंट में रखें या लिक्विड फंड में रखें, दोनों केसेस में हमें 3 से 5% तक का एनुअल रिटर्न मिलता है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपनी 12 मंथ्स की इनकम को एक लिक्विड फंड में रखो, इमरजेंसी फंड की फॉर्म में। क्या सेविंग्स करने का बेनिफिट सिर्फ 3-5% रिटर्न तक ही सीमित है? एब्सोल्युटली नॉट। सेविंग्स करने के एक्सचेंज में जो हमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिलती है वो है ऑप्शंस ऑफ चेंजिंग करियर, ऑप्शन ऑफ रिटायरिंग अर्ली, फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल वरी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कंट्रोल ओवर योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, माइक एक कंपनी में जॉब करता है एंड माइक एक चीज ऑब्जर्व करता है कि उसकी कंपनी का एनवायरनमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली टॉक्सिक होता जा रहा है, पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है एंड वहां पर माइक को घुटन होने लगी थी। एंड धीरे धीरे वक्त के साथ माइक की मेंटल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया एंड फिर माइक ने डिसीजन लिया कि वो उस जॉब को क्विट कर देगा। एंड फिर उसने ऐसा ही किया एंड उसने रिजाइन डाल दिया एंड सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो गया। एंड माइक आराम से अपने घर में बैठकर एक पर्पसफुल, उसके इंटरेस्ट से मैच करती हुई जॉब सर्च करता। क्योंकि माइक एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान था, उसने अपनी लास्ट इनकम के 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड ऑलरेडी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किया हुआ था। एंड इसी के चलते माइक को जॉब क्विट करने के दौरान एब्सोल्युटली जीरो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एंड उसने फ्रीली, ठंडे दिमाग से, बिना डेस्परेट हुए, आराम से 2 महीने लगाकर अपने लिए डिजायर्ड जॉब ढूंढ ली, वो भी लास्ट कंपनी में जो उसे सैलरी मिलती थी उससे डबल सैलरी पर। अब एज्यूम करो, अगर माइक सेविंग्स ना करता, उसने इमरजेंसी फंड ना बना रखा होता एंड उसने ऊपर से कंज्यूमर लोन्स लिए होते जिसकी उसको हर महीने EMI भरनी होती, तो माइक चाहकर भी वो अपनी टॉक्सिक जॉब छोड़ नहीं पाता एंड डेली अपना मेंटल टॉर्चर करवाता उस जॉब में। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। घर लेने के लिए सेविंग्स करना, शादी के लिए सेविंग्स करना, एजुकेशन के लिए सेविंग्स करना, कार खरीदने के लिए सेविंग्स करना, वेकेशंस पर जाने के लिए सेविंग्स करना, हाँ दोस्तों ये सब ठीक है, बट आपको हर बार, हर समय पर सेविंग्स करने के लिए स्पेसिफिक रीजन नहीं चाहिए। बिना किसी छोटे बड़े गोल के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के, बिना किसी बुक में या वीडियो में देखे स्पेसिफिक रीजन के, बिना किसी भी चीज को अपने ध्यान में रखे हुए, जस्ट सेव मनी। कार के लिए सेविंग करोगे तो कार मिलेगी, घर के लिए सेविंग करोगे तो घर मिलेगा, बट सेविंग्स करने के लिए सेविंग करोगे तो एक्सचेंज में आपको एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थिंग दैट इज पीस ऑफ माइंड, क्रिएटिव फ्रीडम एंड हैप्पीनेस मिलेगी। जब बैंक में लाखों रुपए पड़े होते हैं ना, तो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी 10 गुना ज्यादा हो जाती है। एंड सेविंग्स करके आप अपने आप को एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट दोगे, दैट इज फ्यूचर का वो टाइम जो किसी और ने खरीद रखा था फ्यूचर में। सो दोस्तों, ये थे कुछ वैल्यूएबल लेसन्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। होपफुली इस वीडियो ने आपकी लाइफ में एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैल्यू ऐड करी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर बताइए, एंड अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वीडियो योर वैल्यूएबल टाइम। एंड फाइनली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।